हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 एंड 30। चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 26 में कंपनी की करंट एसेट है 5 लाख, करंट रेशियो 2.5:1, क्विक रेशियो है 1:1। अब इस डाटा के बेस पर आपको करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें? करंट लाइबिलिटीज के लिए आपके पास करंट एसेट्स है और करंट रेशियो है। करंट रेशियो 2.5:1 का मतलब है जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 2.5 टाइम्स आपकी करंट एसेट है। तो अगर आपकी करंट एसेट 5 लाख है तो करंट लाइबिलिटीज क्या होगी? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, 2 लाख रुपीज। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से कम है तो आप इसे डिवाइड करोगे, राइट। इसके बाद आपको चाहिए लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? अब हमें लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी है, तो लिक्विड एसेट के लिए आपके पास क्विक रेशियो है, लिक्विड रेशियो है 1:1, जिसका मतलब है जितनी करंट लाइबिलिटीज उतनी ही आपकी लिक्विड एसेट होगी। तो 1:1 के हिसाब से आपकी करंट लाइबिलिटीज अगर 2 लाख है तो लिक्विड एसेट आपकी 2 लाख ही होगी। अब ये आपके पास करंट एसेट और लिक्विड एसेट दोनों है, तो क्या हम स्टॉक निकाल सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि स्टॉक आपका करंट एसेट और लिक्विड एसेट मतलब क्विक एसेट इन दोनों का डिफरेंस है। तो 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख आपका स्टॉक हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में वर्किंग कैपिटल है कंपनी की 3,60,000, टोटल डेट्स है 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेट्स है आपकी 6 लाख, स्टॉक आपका 1,80,000। लिक्विड रेशियो निकालनी है। लिक्विड रेशियो के लिए आपके पास लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटीज ये दो चीजें होनी चाहिए। तो कैसे निकालें? सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटीज निकालेंगे। करंट लाइबिलिटीज के लिए क्या करें? टोटल डेट्स है और लॉन्ग टर्म डेट्स है। अगर टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? करंट लाइबिलिटी, जो कि है 1,80,000। इसके बाद आपको चाहिए लिक्विड एसेट, और लिक्विड एसेट तक पहुंचने के लिए पहले आपको करंट एसेट निकालनी होगी। क्योंकि वर्किंग कैपिटल है हमारे पास, और वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी इन दोनों का डिफरेंस है। वर्किंग कैपिटल है, करंट लाइबिलिटी है, तो हम करंट एसेट निकाल सकते हैं। तो करंट एसेट क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज, जो कि है 5,40,000। अब अगर आपने करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस किया तो आपके पास लिक्विड एसेट मतलब क्विक एसेट आ जाएगी 3,60,000। अब करंट लाइबिलिटीज भी है, क्विक एसेट भी है, तो रेशियो हो जाएगी आपकी 3,60,000 अपॉन 1,80,000, 2:1। जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज है उसकी डबल आपकी क्विक एसेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्विक रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेट्स है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है। तो कैसे करें? सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटी को निकाल लेते हैं। करंट लाइबिलिटी के लिए टोटल डेट्स है और नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर टोटल डेट्स में से नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? करंट लाइबिलिटी 2 लाख। अब आपको चाहिए क्विक एसेट। क्विक एसेट के लिए सबसे पहले हमें करंट एसेट ही निकालनी होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, करंट लाइबिलिटी है, तो इससे हम करंट एसेट तक पहुंचेंगे। और करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट आ जाएगी। तो सबसे पहले
वर्किंग कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे तो करंट एसेट आ गई 6 लाख। करंट एसेट में से आपने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद 4 लाख आपकी क्विक एसेट आ गई। अब आपको रेशियो निकालनी है, क्विक रेशियो। तो क्या करें, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज 4 लाख अपॉन 2 लाख करोगे तो 2:1 रेशियो आ जाएगी। जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज है उससे डबल क्विक एसेट है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास एक कंपनी की क्विक रेशियो है 2:1 और कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है। आपसे पूछा गया है कि इन ट्रांजैक्शंस का इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये इस रेशियो को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आपको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने स्टॉक खरीदा कैश में। अगर हम स्टॉक खरीदेंगे कैश में तो कहाँ इंपैक्ट आएगा, आपने स्टॉक खरीदा तो कैश में पेमेंट की, तो आपका कैश डिक्रीज होगा और आपकी क्विक एसेट भी डिक्रीज होगी। आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक इंक्रीज होगा और करंट एसेट इंक्रीज होगा। स्टॉक आपका क्विक एसेट का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन से आपकी क्विक एसेट डिक्रीज हो रही है। तो मान लेते हैं कि इस रेशो के हिसाब से आपकी क्विक एसेट है 20,000, करंट लाइबिलिटीज है 10,000, और अगर आपने स्टॉक खरीदा 1,000 का तो आपकी क्विक एसेट डिक्रीज हो गई 1,000 से 19,000 रह गई। करंट लाइबिलिटीज जैसे थी वैसे ही रहेगी। तो अब रेशो क्या होगी, 19,000 अपॉन 10,000, 1.9:1। पहले से रेशो आपकी डिक्रीज हो गई है। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टॉक खरीदा क्रेडिट पर, मतलब उधार पर। अब अगर आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक का तो इंपैक्ट आपके करंट एसेट पर आएगा लेकिन क्विक एसेट पर नहीं आएगा, और आपने इसकी पेमेंट नहीं की तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। अब इससे आपकी क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज पर क्या इंपैक्ट आया, आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, क्विक एसेट इंक्रीज नहीं हो रही। तो रेशियो क्या हो गई, 20,000 अपॉन 11,000, 1.82:1। मतलब आपकी रेशियो डिक्रीज हुई है, पहले से ये रेशियो डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टॉक को बेचा, सेल की है, और जो स्टॉक बेचा है वो आपने 20,000 रुपीज में खरीदा था और 20,000 रुपीज में ही बेच दिया, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। अब 20,000 का स्टॉक बेचा तो आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ, करंट एसेट डिक्रीज हुई, लेकिन इसका इंपैक्ट आपकी क्विक एसेट पर नहीं आएगा क्योंकि क्विक एसेट में हम स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। आपको कैश मिला है तो कैश इंक्रीज होगा तो क्विक एसेट इंक्रीज होगी। तो इस ट्रांजैक्शन से आपकी क्विक एसेट इंक्रीज हो रही है, 40,000 हो गई, और करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपकी रेशियो पहले से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपकी क्विक एसेट इंक्रीज हो रही है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर नहीं। तो रेशियो आपकी इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद आपने स्टॉक बेचा 20,000 का, जो आपने 20,000 में खरीदा था वो 22,000 में बेच दिया, तो स्टॉक आपका डिक्रीज हो जाएगा, करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और आपको कैश मिला तो कैश इंक्रीज होगा, क्विक एसेट इंक्रीज होगी। अब इस रेशियो से, इस ट्रांजैक्शन से आपकी रेशियो पर क्या इंपैक्ट आया, आपकी क्विक एसेट इंक्रीज हो गई 22,000, करंट लाइबिलिटीज नहीं चेंज हो रही, तो आपकी रेशियो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, तो आपकी रेशियो इंक्रीज हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट रिसीव हुई। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, डेटर्स से पैसा आपको मिला, तो कहाँ इंपैक्ट आएगा, कैश इंक्रीज होगा, क्विक एसेट इंक्रीज होगी, और ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट मिल गई है तो वो डेटर डिक्रीज हो गए, क्विक एसेट आपकी डिक्रीज हो गई। तो दोनों ही आपकी क्विक एसेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी क्विक एसेट प्लस माइनस होकर के सेम अमाउंट 20,000 रहेगी, करंट लाइबिलिटीज पर तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। तो रेशियो जैसे पहले थी 2:1 वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्विक रेशियो है एक कंपनी जेड लिमिटेड की 1:1। दो ट्रांजेक्शन्स दी है, इन दोनों ट्रांजेक्शन्स का इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कोई चेंज नहीं होगा, आपको ये बताना है
और विद रीजन बताना है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने एक बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी। बिल्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी है, और उसकी पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज होगा। कैश आपका क्विक एसेट का हिस्सा है, तो आपकी क्विक एसेट डिक्रीज हो गई। आपने लाइबिलिटी की पेमेंट की है, करंट लाइबिलिटी की पेमेंट की है, तो आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब इस रेशियो के हिसाब से मान लेते हैं कि क्विक एसेट 10,000 है, करंट लाइबिलिटीज भी 10,000 है। आपने अगर पेमेंट की है तो क्विक एसेट आपकी 3,000 से रिड्यूस होकर के 7,000 हो गई, और करंट लाइबिलिटीज भी आपकी 3,000 से रिड्यूस होकर के 7,000 हो गई। दोनों ही सेम अमाउंट से रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे पहले सेम अमाउंट थी, इक्वल अमाउंट थी, वैसे ही अभी भी सेम अमाउंट है, तो रेशियो आपकी 1:1 होगी। तो क्या कहेंगे? आपकी इस क्विक रेशियो पर कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज चेंज तो हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन सेम अमाउंट से, और सेम अमाउंट से डिक्रीज होकर के सेम अमाउंट ही है, इक्वल है दोनों, तो रेशियो आपकी 1:1 ही रहेगी। इसके बाद आपने डिबेंचर्स 50,000 के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। ये ऑप्शन आप डिबेंचर होल्डर्स को मैच्योरिटी के टाइम पर देते हो। नॉर्मली जब आपके डिबेंचर्स की ड्यू डेट आ जाती है, आप पेमेंट करने वाले होते हो, तब आप डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देते हो कि क्या वो अपना पैसा रिटर्न चाहते हैं या अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर जब डिबेंचर्स की ड्यू डेट आ गई है, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से निकल करके करंट लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो गए, करंट लाइबिलिटीज के हेड में शिफ्ट हो गए। तो आपने एक तरह से डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, तो आपकी करंट लाइबिलिटी खत्म हो गई। करंट लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। आपने इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, तो इससे आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई, शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुए। अब इस रेशियो के हिसाब से हम देखें तो हमारी रेशियो के किस कंपोनेंट पर फर्क आ रहा है? मान लेते हैं आपकी क्विक एसेट है 1 लाख और करंट लाइबिलिटी है 1 लाख। आपने अगर पेमेंट कर दी डिबेंचर्स की, एक तरह से आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज दे रहे हो, तो यहाँ करंट लाइबिलिटी से तो हट गया ना, और यहां से हट करके वो क्या बन गया? शेयर कैपिटल। तो आपकी क्विक एसेट तो सेम है, लेकिन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई 50,000 से। तो आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होने से, डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से रेशियो इंक्रीज हो गई। अब ये दोनों सेम अमाउंट नहीं है, आपकी क्विक एसेट ज्यादा है और करंट लाइबिलिटीज कम है, और करंट लाइबिलिटीज की डबल है आपकी क्विक एसेट। तो रीजन क्या हुआ? आपकी रेशियो इंक्रीज हो रही है, और रीजन ये है कि क्विक एसेट आपकी चेंज नहीं हो रही, लेकिन करंट लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज होने से, डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से आपकी रेशियो ऑलवेज इंक्रीज होती है, राइट? तो ये क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।